वक्त की बड़ी खबर है लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। आपको बता दें कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, साथ ही कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट भी किया। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर पीएम मोदी ने कहा कि यह एक सोची समझी रणनीति है। कृषि कानून पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि चर्चा करें, अगर जरूरत पड़ी तो बदलाव के लिए हम तैयार हैं। लोकतंत्र हमारी रंगों और सांस में बुना हुआ है। विपक्ष ने हंगामा किया है। बनाई गई जो अफवाहें फैला गई उसके शिकार हुए हैं, लेकिन मेरा पूरा भाषण बोलने के बाद सब कीजिए। आपको मौका मिला था। आप तो ऐसे शब्द उनके लिए बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। हम नहीं बोल सकते हैं। श्रीमान किसान हमारे कैलाश चौधरी जी ने और हमारे ये समय बोलते ही रहेंगे क्या? माननीय आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया था, आपने पूरी बात कही, उस समय किसी ने टोका टोकी नहीं की। प्लीज आप मत। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय निरंजन जी, प्लीज बनाई गई जो अफवाहें फैला गई उसके शिकार हुए हैं, लेकिन प्रकार से अपना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कृषि कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक अलग ही चेहरा और एक अलग ही रंग देखने को मिला ना। उन्होंने कई सारी बातें अपने भाषण में कही। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ठहरा पानी बीमारी पैदा करता है और बहता पानी जीवन में उमंग देता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब विपक्ष ये कह रहा है कि हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों, लेकिन अगर आपने मांगा नहीं और हमने बिन मांगे आपको दिया है तो ले लो और उसका लाभ उठाओ। साथ ही साथ उन्होंने आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी दोनों का अंतर भी समझाया है आज सदन में। और हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गंगेश गुंजन जुड़ चुके हैं। गंगेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आज सुर्खियों में रहा। उन्होंने कई सारी बातें अपने भाषण में कही, खासकर कृषि कानून को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हमने मांगा नहीं तो आपने दिया क्यों, और उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने दिया है तो आप उसका खुले दिल से स्वागत कीजिए। कीर्ति, एक अहम बात है जो प्रधानमंत्री ने कही, वो उन्होंने जितनी भी बातें की, एक तरह से हम कह सकते हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो लोग नहीं समझ रहे हैं। जिसको भी किसान बिल के बारे में जानकारी है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि दरअसल बिल है क्या और विरोध का मकसद क्या है। ये बातें भी सबके समझ में आती हैं। किसान बिल में आज जो मोटी मोटी बातें उन्होंने समझाई वो ये है कि ये कंपल्सन नहीं है, आप किसान बिल को ऑप्ट करें, ये ज़रूरी नहीं है। और जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं उन्हें अबॉलिश नहीं किया जा रहा, यानी अभी जो मंडी की व्यवस्था है उस मंडी की व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया जा रहा। ये तार्किक बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई आंदोलन ज़िद पे टिका हो तो तार्किक बातों का कोई असर वहाँ होगा नहीं। इसलिए उन्होंने पिछले 2 भाषणों में, राज्यसभा में भी और अभी लोकसभा में भी, नए शब्द जो गढ़े हैं वो बताया है। वो आंदोलन जीवी है। दरअसल कोई भी आंदोलन हो इन दिनों, पिछले कुछ वर्षों में, उन आंदोलन को जिंदा रखने के लिए कुछ वैसे लोग वहाँ मौजूद होते हैं जो तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं और सही जानकारी लोगों तक पहुँचने नहीं देते हैं, या उन्हें किसी न किसी बहाने विरोध करना होता है। लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन, आंदोलन कोई नई बात नहीं होती है, लेकिन जब उसका मकसद किसी भी तरह से देश को अस्थिर करना होता है
तो फिर उसके मायने बदल जाते हैं, फिर उस पर उससे निपटने के तरीके भी बदलने चाहिए। और मुझे लगता है कि वो तरीका सरकार को अपनाना चाहिए जिससे कि आंदोलन जीवियों से निपटा जा सके। जो बातें उन्होंने कही वो जो पूरी बातचीत का निचोड़ हम कह सकते हैं वो एक पंक्ति में है कि न खेलब न खेले देव खेल बिगाड़ब। ये भोजपुरी की कहावत है, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और बिल्कुल सही बात है। चूँकि वो सरकार में नहीं है तो वो नहीं चाहते कि सरकार स्मूथ रनिंग करे, चूँकि अगर स्मूथ रनिंग करेगी तो काम ज़्यादा होंगे और फिर उनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। ये विपक्ष का रोल है जो कि गुण दोष के आधार पर नहीं है, बल्कि वो सत्ता में कैसे वापस लौटें उसको लेकर है। बहुत अहम बात जो है किसानों के लिए जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश की पीएम ने, उन्होंने कहा कि हमने एक विकल्प दिया है आपको, आप चाहें तो उस विकल्प को ऑप्ट करें, आप चाहें तो उससे बाहर रहें। अगर आपको लगता है कि पुरानी व्यवस्था ठीक है तो आप पुरानी व्यवस्था में रहें, अगर आपको लगता है नई व्यवस्था में जाने से आपको फ़ायदा होगा आप नई व्यवस्था में जाएं। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझने के लिए बहुत विद्वान होने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन हंगामे की वजह क्या है? क्योंकि विपक्ष भी तो यही चाहता है ना कि वार्ता हो, और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानून पर खुलकर बात करने के लिए तैयार है और खुलकर बातचीत भी वो कर रहे हैं, तब विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर रहा है। बिल्कुल, देखिए जब तथ्यों से कोई चीज़ उधेड़ी जाती है ना, इसके हम कह सकते हैं जब आप शोर शराबा करते हैं तो ये पता चलता है कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। शोर आप तभी करते हैं जब आपके पास कहने को कुछ ना हो। जब आपको कहने के लिए आपके पास बहुत कुछ हो तो आप नहीं चाहेंगे कि शोर हो, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनाई पड़नी चाहिए। तो आज कहने के लिए बहुत कुछ प्रधानमंत्री के पास था और दूसरी तरफ शोर था, यानी फैक्चुअल चीज़ों की कमी थी। तो जैसा कि मैंने पहले आपको कहा, ये जो आंदोलन है वो गुणदोष पर आधारित नहीं है, ये एक ज़िद पर आधारित है। जो ये ज़िद हर आंदोलन में पिछले दिनों दिखता है कि वो किसी भी तरह से सरकार को ले डाउन करना चाहते हैं। उसका मकसद उनको भी नहीं पता है कि वो कहाँ ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस बिल को वापस ले लो। सरकार कह रही है कि विकल्प है, आप चाहे तो ऑप्ट करें, ना करें। आप ना करें तो फिर आप, ये कंपल्सन नहीं है, कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती लादा नहीं जाएगा, आप चाहें तो अपनी तरह से खेती करें। लेकिन जो एक जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री भी आने से अब तक बच रहे थे और जो आंदोलनकारी हैं वो तो बचते ही हैं, वो एक जगह ये है कि दरअसल ये इसमें छोटे किसानों का भला है, बड़े किसानों का भला नहीं है। बड़े किसान जिनका की खेती पर एक तरह से कब्जा है, और पंजाब के किसान ज़्यादातर, या हरियाणा के कुछ किसान हम कह सकते हैं, चूँकि बिहार झारखंड में इतने बड़े किसान ज़्यादा नहीं हैं। तो वो जो बड़े किसान हैं जिनका मंडी और छोटे किसानों पर दबदबा है, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और इसलिए आज पहली बार प्रधानमंत्री ने उसे कुरेदा और कहा कि हम छोटे किसानों की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए, पुरानी व्यवस्था अगर ठीक होती तो किसानों को खुदकुशी क्यों करनी पड़ती, एक। और दूसरी बात कि अगर पुरानी व्यवस्था में ही सब कुछ सही था तो इससे बदलने की या उससे उनके आय बढ़ने की गुंजाइश क्यों नहीं पैदा हुई। तो अब इन सब तमाम ऐसे सवाल हैं जो विपक्ष से पूछे जा सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस मुद्दे पर विपक्ष अड़ा रहना चाहता है वो ये है कि आप इस कानून को वापस लीजिए। उनको लगता है कि अगर ये सिलसिला शुरू होगा, अगर कानून को भीड़ के ज़रिए हम वापस लेने पे मजबूर कर सके हम सरकार को, तो फिर और भी कानून हैं इसके पीछे जिसमें कि दूसरे देशों के भी स्वार्थ निहित हैं, जिसमें कि और इंटरेस्ट निहित है, दूसरे लोगों के भी जो चाहते हैं कि भारत कमज़ोर है। वो आंदोलन इसके पीछे बैक टू बैक स्टार्ट किए जा सकते हैं। वो 370 को लेकर हो सकता है, वो 3 तलाक को लेकर हो सकता है, या अन्य किसी भी इस तरह के जो मुद्दे हैं जिनको कि आप कह सकते हैं कि जिस पर यथास्थिति लोग बनाए रखना चाहते हैं, वो उन तमाम मुद्दों पर वापस लौटने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि ये वास्तविक ज़िद है उनकी। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस मुद्दे पर सरकार वापस जाए ताकि वो भीड़ को मोबिलाइज कर सकें, बता सकें कि भीड़ के जरिए भी हम सरकार को झुका सकते हैं और बाकी कानून के लिए भी विरोध का रास्ता। लेकिन गंगेश जी, यही जिद देश को गुमराह कर रही है, साथ ही साथ किसानों को भी गुमराह कर रही है, क्योंकि पीएम ने भी कहा है कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आंदोलन में हमें किसान दिखें। बिल्कुल सही है,
चूँकि आंदोलन में वो किसान दिखेंगे नहीं जिस किसान की हम कल्पना करते हैं, वो ट्रैक्टर लेकर खेत जोतता हुआ, हल बैल के साथ खेत जोतता हुआ, बीज और रोपनी का करता हुआ, वो किसान यहाँ नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि ये वो किसान है जो कि एक बार जब तक उनका मशीन से उनके शरीर को दबाया नहीं जाए, उनको उस तरह से मालिश ना की जाए, तो वो बैठ भी नहीं सकते हैं। ये उस तरह के किसान हैं, वो बहुत ऐशो आराम में रहने वाले, एसी में रहने वाले किसान हैं। इन किसानों का कोई खेती से मतलब नहीं है। तो दरअसल ये मंडी के वो लोग हैं जिनका दबदबा है, जिनके डर से छोटे किसान अपनी फसल इनको बेचते हैं। ये छोटे किसानों से, ये जितने किसान इस तरह के बड़े किसान कहलाते हैं, ये छोटे किसानों से कम दाम पर चीज़ें खरीदते हैं, कम दाम पे फसल खरीदते हैं और उससे अपनी फसल बताकर एमएसपी पे दूसरी जगह बेचते हैं, दूसरी सरकारों में बेचते हैं, सरकारी फ़ायदा उठाते हैं। प्लस जो बड़ी मंडियों के बड़े साहूकार हैं, उनके पास अपनी शर्तों पे बेचते हैं। तो दरअसल जो बात अगर ये बात बोल दी जाए तो फिर इसको नया टर्न मिल जाएगा कि हाँ साहब, किसानों में आप भेदभाव करवाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये लड़ाई छोटे और बड़े किसानों के हित को लेकर है। छोटे किसान इसलिए उनके साथ खड़े नहीं दिखते हैं आपको, जिस किसान की बात हम कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वेट कर रहे हैं ऐसे किसानों के जो इस आंदोलन में खड़ा हो, वो किसान दिखेंगे नहीं क्योंकि उनको अपना हित दिख रहा है। उनके पास मार्केट नहीं था, मार्केट का दूसरा विकल्प खुल रहा है। और कृषि सेक्टर की इस समय सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सही हो। डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही हो जाता है तो आमदनी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल। और पीएम ने इस बार एक नए शब्द का इस्तेमाल किया है, आंदोलनजीवी, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी दोनों का अंतर समझिए और आंदोलनजीवी जो है उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। लेकिन आम जनता भला उन्हें कैसे पहचानेगी, क्योंकि वो तो हमारे ही समाज का हिस्सा है और हमारे ही समाज के बीच से हैं। देखिए, आंदोलनजीवी वो हैं जो हर तरह के आंदोलन में आपको नजर आते हैं। वो शाहीन बाग में नजर आते हैं, वो जेएनयू में नजर आते हैं, वो किसान आंदोलन में नजर आते हैं, वो अफजल गुरु को फांसी ना दो उस आंदोलन में सामने आते हैं। वो उनका पूरा काम ही यही है कि वो किसी भी तरह से भारत सरकार को ले डाउन करें, नीचा दिखाएं। तो वो उनका फुल टाइम जॉब है, इसके लिए उनकी फंडिंग है। और वो फंडिंग कहाँ से होती है आप समझ सकते हैं। जो वो स्वाभाविक है, देश की फंडिंग तो होगी नहीं, या देश के कुछ सकारात्मक लोगों की फंडिंग तो होगी नहीं, या ऐसे लोगों की फंडिंग है जो चाहते हैं कि देश थोड़ा अस्थिर रहे, थोड़ा अस्थिर दिखे। अभी जो ये सारा कुछ हो रहा है, इससे सिर्फ ये मैसेज बाहर देना है कि देश में सब कुछ ठीक नहीं है। और इसी का फ़ायदा जब यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, तभी जो हंगामा और राइट्स की स्थिति बनाई गई थी दिल्ली में, उसका मकसद किसी को मारना और किसी पर्टिकुलर समुदाय को हिट करने से ज़्यादा ये था कि देश की छवि खराब हो। तो देश की छवि खराब करने की कोशिश एक एंड से हो रही है, और वही आंदोलनजीवी हैं जो हर आंदोलन में नजर आते हैं। गंगेश जी, अगर इससे परे मैं एक सवाल करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक अलग ही चेहरा हमें देखने को मिला। कल राज्यसभा में उनका एक अलग ही भावुक चेहरा देखने को मिला था जब गुलाम नबी आजाद को वो विदाई दे रहे थे, और आज उनका एक गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा देखने को मिला। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दोनों तरफ लोग कौन थे ये देखने की जरूरत है। राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद को विदाई देते समय उनका भावुक होना बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल करियर है बहुत लंबा है। वो कई बार मिले होंगे मोदी से, और कई बार प्रधानमंत्री से पहले भी मिले होंगे, और दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग तो निश्चित रूप से होगी जो कि पॉलिटिकल लाइन से, पॉलिटिकल अलाइनमेंट से अलग होगी। तो वो एक अलग मुद्दा है। और दूसरी बात कि आज उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो राज्यसभा में कुछ और बोलती है, लोकसभा में कुछ और बोलती है, ये मतभेद पार्टी के अंदर ही अगर उभर रहा है तो पता चलता है कि पार्टी कहाँ जा रही है। तो एक तो ये है कि कांग्रेस जो रवैया अपना रही है इधर लोकसभा में, वो राज्यसभा में नहीं अपना पाती है। तो लोकसभा में उसका प्रयास ये होता है, और ख़ासकर अधीर रंजन जी की कोशिश ये थी, चूँकि बंगाल में इलेक्शन है, वो चाहते हैं कि वो मुखर विपक्ष के बतौर सामने आए और लोग ये माने कि साहब
अगर कोई मोदी का विरोध करता है तो अधीर रंजन जैसे लोग करते हैं, तो उनके पीछे आ जाएं। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने उनको कहा भी कि आपको बहुत माइलेज मिल चुका, आपने काफ़ी विरोध कर लिया, अब आप बात सुनिए। जी बिल्कुल गंगेश जी, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जब भाषण दिया कृषि कानून पर, जब उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उनका भाषण सुनने और समझने के बजाय विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर गया। आलोक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गंगेश गुंजन जी मौजूद हैं। गंगेश जी, हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो अलग चेहरा, दो अलग रूप देखने को मिला। राज्यसभा में कुछ और लोकसभा में कुछ और कृषि कानून पर उन्होंने आज खुलकर बात की। बिल्कुल, और मैंने जैसे कि पहले कहा कि उन्होंने जो समझाने की कोशिश की ये वो बातें नहीं हैं जो कि लोगों की समझ में नहीं आती हैं। लेकिन सवाल है कि अभी इस बिल को किसी भी तरह से वापस लेने के लिए एक जिद की तरह अगर कोई आंदोलन चल रहा है तो उस जिद को तर्क के जरिए नहीं समझाया जा सकता। और प्रधानमंत्री फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। वो आज भी उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप बैठिए, मिल बैठकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे जो मेरा नज़रिया है इस पर वो ये है कि वो शायद तर्क के ज़रिए बातें नहीं समझेंगे। या तो सरकार को इस बिल को वापस लेना होगा या फिर उसे कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। जी बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि कानून पर खुलकर लोकसभा में बात की है। कई बातें उन्होंने कहा स्पष्ट शब्दों में। जब विपक्ष जो है उनकी बातों पर वॉकआउट कर गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि हमने जो आपको दिया है, अगर आपको कुछ लाभ मिल रहा है तो आप उसे स्वीकार करें, ना कि वॉकआउट करें। विपक्ष बार बार ये बात कर रहा है कि कृषि कानून पर खुलकर बातचीत कीजिए, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुलकर बातचीत की, कई मुद्दों को समझाने की कोशिश की, तब विपक्ष जो है वो हंगामा करने लगा। बहुत अहम कही कि अगर राज्यसभा में कांग्रेस की रणनीति कुछ और होती है और लोकसभा में कुछ और होती है तो इतनी पुरानी पार्टी कहाँ जा रही है ये देखने की बात है। तो एक तो वहाँ दिखता भी है कि पार्टी शायद कई मुद्दों पर बहुत एकजुट प्लानिंग नहीं कर पा रही है, बहुत एक सी प्लानिंग नहीं कर पा रही है। और ये किसान आंदोलन भी एक मुद्दा है, अन्यथा राज्यसभा में भी वॉकआउट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बिल्कुल, और लोकसभा में वो वॉकआउट तक की नौबत आ गई, जबकि विपक्ष अपनी बात पूरी कर चुका था और उसे प्रधानमंत्री का जवाब सुनना चाहिए था। प्रधानमंत्री के जवाब पर फिर अगर वो चाहते तो अपने सवाल खड़े कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री को ना सुनने का रास्ता अपनाया। वो नहीं चाहते थे कि गंगेश जी, पीएम ने एक बहुत ही अच्छी बात ये भी कही कि ठहरा हुआ पानी जो है वो गंदगी पैदा करता है और बहता हुआ पानी उमंग लाता है। तो आपको ये समझना होगा कि आप ठहरे हुए पानी में रहना चाहते हैं या बहते हुए पानी की धार बनना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर अभी तक किसान की व्यवस्था बहुत सही होती तो किसान बहुत उन्नत होने चाहिए थे हिंदुस्तान के, मगर ऐसा तो है नहीं। तो स्वाभाविक है कि आप ठहरे हुए पानी में नहीं रह सकते, आपको चीज़ें बदलनी होंगी और वो बदलाव किसी भी तरह से हो सकती है। बदलाव और दूसरा रास्ता क्या है, आप निजी क्षेत्र की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। और निजी क्षेत्र की शुरुआत भी आज नहीं हुई। 1991 में मनमोहन सिंह की सरकार ने जब नरसिम्हा राव की सरकार ने जब उदारीकरण का रास्ता चुना, तभी तय हो गया था कि निजी सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है वो मजबूत होंगे। जो आपको मालूम होगा, जो अर्थव्यवस्था के 3 पैटर्न हैं, एक सोशलिस्ट है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें हम लोग हुआ करते थे पहले 1991 से पहले, जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी थी, और तीसरी व्यवस्था है पूंजीवाद की व्यवस्था। तो जब आप बाजार खोलते हैं तो ऑटोमेटिक आप पूंजीवाद की व्यवस्था की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर आप मार्केट प्रोटेक्ट भी कर लें और मार्केट को खोलें भी ना, और मार्केट जैसे उदारीकरण का फ़ायदा भी उठा लें, ये नहीं हो सकता है। आपको अपने प्रोडक्ट को अगर मार्केट में देना है तो मार्केट खोलना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर्स को आमंत्रित करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप नुकसान में होंगे, आपको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा।